नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बुरे कर्मों का नतीजा। बहू विमला को छोड़ दो, उस पर ऐसे अत्याचार मत करो। अब उससे और सहन नहीं होता है। यह सब बहू में कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसों का इंतजाम कर दूंगा और तुम्हें इस सेठ के पैसे दे दूंगा। बेटा वह मर जाएगी, अब उससे काम नहीं होता घर का। तुमने अगर समय रहते उसकी दवा गोली करवा दी होती तो आज उसका यह हाल ना हुआ होता। हम दोनों से सारा काम करवाने के बावजूद भी तुम हमें समय से खाना नहीं देती हो। बिना कुछ खाए हम बुड्ढों के शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? जब हम दोनों लोग समय से कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम में जान नहीं रहेगी। रामकिशोर जी अपनी बहू रेवा के आगे हाथ जोड़ गिड़गिड़ा रहे थे, मगर उनकी बहू रेवा पर अपने ससुर की बातों का कोई असर होता नहीं दिख रहा था और वह लगातार अपनी सास को मार रही थी। क्यों बे बुड्ढे, तुझे भी ज्यादा चर्बी चढ़ रही है तो बता दे, मैं तेरी भी चर्बी उतार देती हूँ। तेरी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। जो इस बुढ़िया के लिए बोल रहा है, आज तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। और अगर तुम दोनों ने अपने बेटे के सामने अपना मुंह खोलने की भी हिम्मत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुढ़े, तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं तेरी प्यारी प्रिया का क्या हाल करूंगी। तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करता जा, नहीं तो आगे उसके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों होंगे। और बुढ़े, तू मुझे पैसे देने की बात कर रहा है ना, तो बता किसके घर में डकैती डालेगा? क्योंकि घर से बाहर तो तुझे कोई काम देने से रहा, इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा और इसी घर में रह और चुपचाप यहाँ के काम कर। कहकर रेवा ने अपनी सास विमला को एक तरफ धक्का दिया, जिससे वह पास ही के पिल्लर से टकराते हुए बची। क्योंकि वक्त रहते रामकिशोर जी ने उनके आगे आ गए और उनकी पीठ उस पिल्लर से जा लगी, जिससे उनकी चीख निकल गई। मगर उन्होंने अपनी पत्नी विमला को नहीं छोड़ा। वाह बुड्ढे वाह, इस उम्र में भी तुझे इस बुढ़िया का ख्याल है। चल, अच्छा है, अब तो इस बुढ़िया को तड़पाने में मुझे और भी मजा आएगा। इतना बोल वह वहां से अपने कमरे में चली गई, मगर उसने यह ध्यान ही नहीं दिया कि राम किशोर जी का पोता कब से दरवाजे की ओर से छिपकर अपनी माँ की करतूतें देख रहा है। अपने दादा दादी के साथ माँ द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार होते देख राम किशोर जी के पोते मोहन की आंखों में आंसू आ गए। रेवा के वहां से जाने के बाद मोहन अपने दादाजी के पास आया और उनसे बोला, दादाजी, अब मुझसे आप दोनों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। इससे अच्छा आप लोग इस घर से चले जाओ। बाहर कहीं रहोगे तो कम से कम आपको कोई मारेगा तो नहीं, और ना ही आप दोनों के साथ माँ की तरह कोई दुर्व्यवहार करेगा, बल्कि यहाँ से तो ज्यादा ही अच्छी हालत में रहोगे आप लोग। मैं भी आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। माँ कैसी है यह तो आप जानते ही हैं। मोहन अपने दादाजी से यह सब कह रहा था और साथ में अपने हाथों से उनके आंसू भी साफ कर रहा था। रामकिशोर जी अपने पोते के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, हम दोनों यहाँ से चाह कर भी नहीं जा सकते। पर क्यों दादाजी? ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है आप लोगों का यहाँ से जाना होगा। मैं जानता हूँ बेटा, पर तू अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकता। नहीं दादाजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। और मैं अब इतना भी छोटा नहीं हूँ जो मुझे कुछ भी समझ ना आए। आपको मेरी कसम दादाजी। रामकिशोर जी बोले, अगर तू सच जानना ही चाहता है तो सुन फिर। रामकिशोर जी ने उसे जो बताया उसे सुनकर मोहन सन्न रह गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उनमें
नमी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी रेवा माँ ऐसी हो सकती हैं। पूरी बात सुनकर अनायास ही उसके मुंह से निकला, दादाजी, रेवा माँ को पहचानने में आपसे चूक कैसे हो गई, जबकि आप तो इंसान के चेहरे से ही पहचान जाते थे कि उस शख्स के मन में क्या चल रहा है और वह कैसा है। रामकिशोर जी बोले, बेटा, वो औरत भेड़ की खाल में भेड़िया निकली, जिसने अपने चेहरे पर अच्छाई का झूठा नकाब ओढ़ रखा है। उस नकाब की वजह से मैं उसे नहीं पहचान पाया और उसे इस घर में तेरी माँ बनाकर ले आया। मैं नहीं जानता था कि वह इतनी जल्दी अपना असली रंग दिखा देगी। बोलकर वह चुप हो गए और एकटक मोहन की ओर देखने लगे। उनके अचानक चुप होने पर मोहन हैरान था। वह उनसे कुछ कहता कि उसे अपने पीछे से रेवा की आवाज सुनाई दी, तो मोहन समझ गया कि उसके दादाजी क्यों चुप हो गए। रेवा मुस्कुराते हुए, अरे मोहन बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ, डिनर कर लो, फिर तुम्हें अपना होमवर्क भी तो करना है ना। पर माँ, दादा दादी जी यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? देखो ना माँ, लगता है उन्हें चोट लग गई है। शायद इसीलिए यहाँ ऐसे बैठे हैं। ऐसा करो माँ, आप इन्हें उठाने में मेरी मदद करो, ताकि हम इन्हें खाना खिलाकर इनके रूम में पहुंचा सके। मोहन की बातें सुनकर रेवा चौंक गई कि वह क्या कह रहा है, मगर वह उसके सामने कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसने नफरत से अपनी सास विमला की ओर देखा और उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ी और दांत पीसते हुए बोली, हाँ बेटा, इनका ख्याल रखना हमारा ही फर्ज है और मैं यह फर्ज बहुत अच्छे से निभाऊंगी। फिर किसी को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, हम यहाँ ठीक है। और बेटा, पहले तुम खा लो खाना, हम दोनों बाद में खा लेंगे। जाओ अपनी माँ के साथ। रामकिशोर जी उसकी बातों का मतलब समझ मोहन को समझाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे दादाजी, आइए मेरे साथ डिनर करिए, फिर अपने कमरे में लेटकर आराम करना। मोहन उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, आइए, चलिए उठिए जल्दी से, कितने दिनों से मैंने आपके साथ खाना नहीं खाया है। रामकिशोर जी को उठाते हुए मोहन बोला। मोहन तो बस इतना चाह रहा था कि उसके बूढ़े दादा और दादी जी को भूखा ना सोना पड़े। उसने यह भी सोच लिया था कि उसे चाहे जो करना पड़े, वह उन्हें भूखा नहीं रहने देगा। बस यही सोच उसने उन्हें अपने साथ बिठाकर खुद खाया और उन्हें भी खिलाया। जब राम किशोर जी और विमला जी खाना खा रहे थे, उस समय रेवा अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कहाँ आज मैं इन दोनों बुड्ढों को भूखा रखने वाली थी और कहाँ आज ये दोनों चाव से बैठकर ठूस ठूस कर खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों के भूखे हो। वह यह सब सोच ही रही थी कि मोहन की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। अरे माँ, आप खड़ी क्यों हो? आप भी डिनर करो। और देखो ना, पापा भी अभी तक नहीं आए हैं। हो सकता है उन्हें आने में देर हो जाए, इसलिए आप भी खा लो। अरे नहीं बेटा, तुम लोग खाओ, मैं तुम्हारे पापा के आने के बाद ही खाऊंगी। रेवा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। अब मोहन को यह कौन बताए कि उसकी माँ तो पहले से ही खा चुकी है। सास ससुर तो यह सब जानते हुए भी चुप थे। आखिर पोते की वजह से उन्हें आज भरपेट खाना जो मिला था। रामकिशोर जी का बेटा सुमेर देर रात तक घर वापस आया और सीधा अपने माता पिता के पास गया। थोड़ी देर उनसे बातचीत की, फिर अपने कमरे में आ गया। उसे देर से घर आया देख रेवा बड़बड़ करने लगी, तो वह उसके पास गया और बोला, माफ कर दो रेवा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे आज आने में देर हो जाएगी।
आगे से अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगा। रेवा चिढ़ते हुए, वो सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे मम्मी पापा का क्या करूं? सुमेर ना समझे से, मतलब? रेवा गुस्से से, मतलब ये सुमेर की आज तुम्हारी माँ ने एक डिनर सेट तोड़कर खराब कर दिया। मैं कितना समझाती हूँ उन्हें कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लिया करे, पर नहीं, उन्हें तो सब कुछ बस खुद से ही करना है। एक बात मैं बताए दे रही हूँ सुमेर, तुम अपने माँ बाप को समझा लो कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करे, नहीं तो उन्हें चोट लग सकती है। वह अचानक ही अपनी बात बदलते हुए बोली। तो सुमेर बोला, एक सेठ ही तो टूटा है, टूट जाने दो। बचपन में मुझसे ना जाने क्या क्या काम बिगड़ा है। मैं दूसरा सेठ ला दूंगा, कोई बात नहीं। वो मेरे माँ बाप हैं और वो अब बूढ़े हैं तो हो जाता है ऐसा। अब तुम इससे दिल पर मत लो। ठीक है, चलो अब सो जाओ। आज तो सुमेर ने उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया, मगर उस दिन क्या होगा जब सुमेर को उसकी पत्नी की सच्चाई पता चलेगी। समय बीतने लगा और अपने सास ससुर पर रेवा के अत्याचार भी बढ़ने लगे, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी नर्क के समान लगने लगी। मगर वह फिर भी चुप थे। जब रेवा उन्हें खाने को कुछ न देती और स्टोर रूम में बंद कर देती थी, तब मोहन उन्हें कुछ न कुछ खाने को लाकर दे देता था, जिससे वह दोनों अपना पेट भर लेते थे। सुमेर के आने के समय पर रेवा उन्हें स्टोर रूम से निकालकर उनके कमरे में पहुंचा देती थी। एक दिन बुखार आने की वजह से विमला जी और राम किशोर जी से उठा नहीं गया, तो रेवा ने सुबह सुबह ही उनसे अपशब्द बोलना शुरू कर दिया और उन्हें जबरदस्ती उठाकर घर के आंगन में ले आई। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, कुछ काम करने का बोल दो तो तुम दोनों को मौत आ जाती है, और खाने के लिए तुम्हें तरह तरह के व्यंजन चाहिए। इतना बोल उन पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया। चूंकि हल्की सर्दियां शुरू हो गई थी और उन्हें बुखार भी था, जिस वजह से वह दोनों बुढ़े बुरी तरह से कांपने लगे और रेवा से रहम की भीख मांगने लगे। घर में हुई चीख पुकार की आवाज सुन सुमेर और मोहन जल्दी से अपने कमरे से निकल कर आ गए। जब उन्होंने बाहर आकर आंगन का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने माँ बाप को इस हाल में देख सुमेर की आंखों में गुस्सा भर आया और वह रेवा पे चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकत करने की? आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम चली जाओ इस घर से, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मैंने मेरे माता पिता से आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की? अपने पति की बात सुन रेवा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तेरा कौन सा घर है? मैंने तो तुझसे शादी ही इस घर और प्रॉपर्टी के लिए की थी, ना कि तेरे बच्चे संभालने के लिए। अब इन सब पर मेरा हक है और तुम अगर चाहो तो तब भी मुझे पुलिस में गिरफ्तार नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरे हाथ तुम लोगों की सबसे कमजोर कड़ी है जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। उसकी यह बात सुन सुमेर चौंक गया और बोला, किस कमजोर कड़ी की बात कर रही हो तुम? पीछे से मोहन आया और बोला, पापा, मैं माँ इनके कब्जे में है और कोई नहीं जानता कि इस समय वह कहाँ है। पापा, मेरी माँ इनके कब्जे में है और कोई नहीं जानता कि इस समय वह कहाँ है। इतना बोल वह अपने दादा दादी को लेकर अंदर चला गया, जो कि अभी भी ठंड की वजह से कांप रहे थे। उन्हें कपड़े बदलवाने के बाद मोहन ने सुमेर को बताना शुरू किया। उस दिन जब मोहन ने राम किशोर जी से जबरदस्ती पूछा था
कि उनके चुप रहने की क्या मजबूरी है। तब उन्होंने बताया था कि तुम्हारी रेवा मासी ने तुम्हारी माँ को अपने पास कैद करके रखा है। दरअसल उनकी मृत्यु तो कभी हुई ही नहीं थी। वह तो सिर्फ रेवा का रचाया हुआ एक नाटक था जिसमें हम लोग फंस गए। उसने पहले प्रिया के एक्सीडेंट का ढोंग रचा, उसके बाद अस्पताल के इसी के जैसी दिखने वाली डेड बॉडी ले ली और यह प्रिया है कहकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया और सुमेर को बच्चों का हवाला देकर उससे दूसरी शादी कर ली। मगर एक दिन मैंने उसके इस झूठ को पकड़ लिया और उसी दिन से उसने हम पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। मैंने प्रिया बहू के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की कि रेवा ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है, लेकिन मुझे अब तक कुछ भी पता नहीं चला। इसीलिए मैं चुप हूँ और उसके सभी अत्याचार सह रहा हूँ, क्योंकि उसने हम दोनों को धमकी दी है। अगर हमने किसी के सामने अपनी जुबान खोली तो वह उसे मार देगी और तुझे और तेरे पापा को भी जहर देकर मार देगी और हमारे साथ तो ना जाने क्या क्या करेगी। मोहन बेटा, अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो हम दोनों तो जीते जी मर जाएंगे। इतना बोल वह चुप हो गए। दरअसल रेवा और प्रिया दोनों सगी बहनें थी। प्रिया की शादी के समय सुमेर के लिए रेवा का रिश्ता गया था, मगर सुमेर और उसके घर वालों को सादगी से परिपूर्ण प्रिया पसंद आ गई। घर बार अच्छा होने की वजह से प्रिया के माता पिता ने प्रिया और सुमेर की शादी करवा दी। बस तभी से रेवा प्रिया और उसकी किस्मत से जलने लगी और उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जिसमें सभी फंस गए। और तो और पापा मम्मी कभी कभी दादा दादी जी को बचे हुए आटे का पानी जबरदस्ती पिलाती थी। अपनी पत्नी की यह करतूतें सुन सुमेर का खून खोल गया। उसने आव देखा न ताव और उसके चेहरे पर अनगिनत थप्पड़ जड़ दिए। सुमेर, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा अब कभी भी नहीं करूंगी। पर मैं भी क्या करती, तुम सब ने मिलकर मेरी बेइज्जती की, इसलिए मैंने अपना बदला लिया। और मुझ पर हाथ उठाने से पहले यह सोच लो, प्रिया अभी भी मेरे पास है। मेरे एक इशारे पर मेरे लोग उसकी जान ले लेंगे। मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगी। रेवा की यह धमकी सुन सुमेर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कौन से लोगों की बात कर रही हो रेवा? वो जो अब हमारे कब्जे में है, या फिर इनके अलावा कोई और भी है? दरवाजे से आई इस आवाज को सुन रेवा और बाकी सभी चौंक गए। जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो वहां पुलिस खड़ी थी और उनके साथ खड़ी थी प्रिया, जिसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे ना जाने कितने दिनों से भूखा रखा गया हो और उसके साथ मारपीट की गई हो। अपनी मां को देख मोहन भागकर प्रिया के पास गया और उससे लिपट गया। प्रिया और पुलिस को अचानक वहां आया देख रेवा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह डरते हुए लेडी कांस्टेबल से बोली, आपको यह सब कैसे पता चला? उसकी बात सुन मोहन आगे आया और गुस्से से बोला, इन्हें मैंने सब कुछ बताया है। उस दिन जब आपने मेरे दादा दादी को मारा था तब मैंने सब कुछ देखा और सुना था, और आपके वहां से जाने के बाद मेरे बार बार पूछने पर दादाजी ने मुझे आपकी सारी सच्चाई बता दी। अगले दिन मैं स्कूल जाने के बहाने घर से निकला और सीधा पुलिस स्टेशन गया और आपके बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुन वहां किसी को भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने आपकी हरकतों की वीडियो बनाई जिसमें आप दादा दादी को स्टोर रूम में बंद करती थी और उन्हें खाना नहीं देती थी। वही वीडियो मैंने फिर इन्हें दे दी और फिर इन लोगों ने आप पर नजर रखना शुरू कर दिया और देखो उसका नतीजा हम सबके सामने है। मोहन की पूरी बात सुन रेवा आग बबूला हो गई और उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी। उसने जैसे ही उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो प्रिया ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और खींच कर उसे एक थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की?
इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है। मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। रेवा बौखलाते हुए बोली। किस घर की बात कर रही हो तुम? यह घर शादी होते ही माँ पापा ने मेरे नाम कर दिया था। प्रिया हंसते हुए बोली। बुढ़े, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। कहकर रेवा जैसे ही राम किशोर जी पर हमला करने को हुई कि तभी एक लेडी कांस्टेबल ने आगे आकर उसके गाल पर थप्पड़ रसीद दिया और उसे हथकड़ी पहना दी। उसके बाद पुलिस उसे वहां से लेकर चली गई। रेवा उन सभी के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, मगर किसी को भी उस पर दया नहीं आई। विमला जी ने उससे कहा, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। प्रिया को इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर वह उसके गले लग फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।